हेलो डियर स्टूडेंट्स। फिनोल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है जैसे फिजिकल स्टेट। तो जो फिनोल होते हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या फिर लिक्विड। लेकिन जैसे हम इसको एयर या लाइट की एक्सपोजर में रखते हैं तो ये पिंक हो जाता है या रेड हो जाता है, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में आने से या लाइट की प्रेजेंस में आने से ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। सेकंड वन इज सोल्यूबिलिटी। तो फिनोल जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल है या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो फिनोल होता है वो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल होता है। उसके लिए रीज़न क्या होता है देखिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि फिनोल के अंदर ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो रिंग वाला पार्ट है, इट इज़ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो क्या होगा, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देगा। इसलिए फिनोल वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम फिनोल को कंपेयर करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड से या हाइड्रोकार्बन से, तो फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है या ज़्यादा होता है। रीज़न क्या होता है उसके पीछे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो फिनोल होता है उसमें क्या होता है देखिए, जैसे एक फिनोल का मॉलिक्यूल मैंने यहाँ बना रखा था, सेकंड मॉलिक्यूल मैंने ये बना दिया और थर्ड मॉलिक्यूल मैंने ये बना दिया। तो ये यूं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें। इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। समझ गए बात। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है देखिए, सबसे पहला जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फिनोल का एसिडिक करेक्टर। अल्कोहल्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे पता चला था हमें, हमने इनकी रिएक्शन करी थी एक्टिव मेटल के साथ या फिर जो बेस है उसके साथ। तो इन द सिमिलर वे अगर हम फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ करें, जैसे ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इट विल रिजल्ट सोडियम फिनोक्साइड प्लस में वाटर। ये साल्ट हो गया सोडियम फिनोक्साइड। अब एसिड बेस की रिएक्शन में साल्ट और वाटर बनते हैं, ये हमें मालूम है। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो फिनोल होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। हाँ, H2SO4 या नाइट्रिक एसिड इनके जितना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है। इनकी रिएक्शन में जो है एक्टिव मेटल के साथ या बेस के साथ जो रिएक्शन है उससे एसिडिक करेक्टर का पता चलता है हमें। अब हम इसमें जरा ये देखते हैं कि अल्कोहल्स और फिनोल में मोर एसिडिक कौन सा है या लेस एसिडिक कौन सा है। तो आंसर उसका ये है कि जो फिनोल है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। रीज़न उसके पीछे क्या है देखिए, सबसे पहला रीज़न है फिनोल का रेजोनेंस। देखिए यहाँ पर ये दो लोन पेयर होते हैं, ये पेयर अगर इधर आ जाए तो ये बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर वेरी सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप लोग
अपनी छोटी क्लासों से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हो। फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा, ये पैरा पे चला जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ये स्ट्रक्चर जो है ये बनते रहेंगे। और अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर होता क्या है, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन एडजेसेंट जो OH बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं। ये जो OH बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बदले में प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि ये क्या है, एसिडिक है। उसके बाद जब ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा फिनोल, तो हमें क्या मिलेगा, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन ये है फिनोक्साइड आयन। आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ये बन गया फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा पेयर है, वो यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के ऑर्थो पे चला गया। ये हो गया, फिर ये इधर आ गया, ये इधर, बिल्कुल सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं एंड सो ऑन। मैं लिख देता हूं यहाँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि फिनोक्साइड आयन जो बन रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इट इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जबकि अल्कोहल्स के केस में ऐसा नहीं होता था। देखिए ये अल्कोहल है, जैसे इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन बनता है, प्लस में हाइड्रोनियम आयन। अब हमारा टारगेट क्या है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किसी तरह से मिनिमाइज हो, जैसे यहाँ मिनिमाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। हालांकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ये इतने स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जा रहा है और कार्बन पे आ रहा है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट स्टिल इनका कुछ सिग्निफिकेंस तो है। जबकि अल्कोहल्स के केस में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट होगा, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज करने की बजाय इंटेंसिफाई कर देंगे। इसका मतलब alkoxide ions are unstable or less stable as compared to phenoxide ion। तो इसलिए फिनोल मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। एग्री। उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड फिनोल होते हो तो क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से। जैसे ये फिनोक्साइड आयन है, यहां मैंने कोई भी ग्रुप एक लगा दिया, दैट इज जेड। जेड कुछ भी हो सकता है। जेड में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो +I इफेक्ट शो करते हैं, जेड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -I इफेक्ट शो करते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे या एसिडिक नेचर पे। देखिएगा, हमारा मेन टारगेट क्या है कि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हमने देखनी है। फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, और फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कैसे होगी कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी तरह से मिनिमाइज हो जाए। अगर जेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो जेड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, रिंग की तरफ आएंगे, और रिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज कम करने की बजाय और इंटेंसिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे,
नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन को डीस्टेबलाइज कर देंगे। जब डीस्टेबलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनोल, डिक्रीज कर देंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा फिनोक्साइड आयन को। समझ गए बात को, कैसे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑक्सीजन से ये खींच लेगी रिंग, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा ना, तो स्टेबलाइज हो जाएगा फिनोक्साइड आयन। और इस तरीके से ये क्या करेगा, इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो यदि फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह के ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। तो इसलिए फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाएगा और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे कि मान लो अल्काइल हो, कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो, अमाइनो ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लगा हो, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा ऑक्सीजन के, और उससे क्या होगा, फिर ये एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा या डीस्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो जेड है उसकी पोजीशन क्या है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, वो नहीं बताया। अब हम ये देखते हैं कि जेड की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए रिलेटिव टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो जेड है वो कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पे हो तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, पैरा पे हो तो क्या रहेगा। तो देखिए, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, आपके पास सपोज हेलोफिनोल्स हो, जैसे मान लीजिए आपके पास जेड की जगह क्लोरीन हो, क्लोरोफिनोल है मान लीजिए कोई, सपोज आपके पास है OH और यहाँ ऑर्थो पे क्लोरीन लगा हुआ है, फिर आपके पास मेटा पे क्लोरीन लगा हुआ है, और फिर आपके पास पैरा पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो अब हमें ये तो मालूम है कि हेलोजेंस का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है -I, एंड पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब +R इफेक्ट। ये आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हेलोजेंस नेगेटिव I और +R दो इफेक्ट शो करते हैं। अब इनका -I इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर +R, -I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर +R। तो क्या होता है, देखिए क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये फिनोल के कंपैरिजन में तो मोर एसिडिक हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करते हैं। और आप ये जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ वीक होता है। तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद मेटा पे, फिर उसके बाद पैरा पे। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होता है। ऑर्थो क्लोरोफिनोल मोर एसिडिक होगा, ठीक है, पैरा मेटा उससे थोड़ा लेस एसिडिक, पैरा सबसे लेस एसिडिक होगा। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए नाइट्रोफिनोल्स हो, नाइट्रो सब्सटीट्यूशन हो क्लोरीन की जगह, सपोज करो कि रिंग के ऊपर क्लोरीन की जगह क्या लगा हुआ हो, नाइट्रो लगा हुआ हो। जैसे ये है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऐसे ही आपके पास मेटा नाइट्रोफिनोल हो सकता है, ऐसे ही आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो नेगेटिव I और नेगेटिव R इफेक्ट शो करता है। अब जो रेजोनेंस होता है वो
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा ऑपरेट करता है या मोर प्रोनाउंस करता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। यदि वो मेटा पे रहेगा तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा से क्या होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है। देखिए जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, यदि सपोज करो ये फिनोक्साइड आयन है, नाइट्रो ग्रुप हो गया ऑर्थो पे, ये इधर आया बॉन्ड तो ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया, यहां डबल बॉन्ड ओ हो गया। जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो फिर ये बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा। या ये अभी शिफ्ट नहीं कर रहे हम, एक बारी पहले इसको ही देखो, ये यहाँ आएगा तो ये एन डबल बॉन्ड ओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होगा वो जो मैं वहाँ कर रहा था। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे लोन पेयर है और इधर नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो जैसा हम पहले बना रहे थे ये इधर आ जाए, ये बॉन्ड टूट के आगे चला जाए। दूसरा क्या बन सकता है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है जिस कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी लोन पेयर है, और इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खुद पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा। दिस इज द एक्सटेंडेड कंजुगेशन। मैं आपको सिर्फ यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेजोनेंस जो है वो ऑर्थो और पैरा से ऑपरेट क्यों करता है। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जब कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ बनाएंगे, तो पहले नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पे, उसके बाद आएगा पैरा पे यदि ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो, फिर उसके बाद ये शिफ्ट होगा तो फिर ऑर्थो पे आएगा। मेटा पे कभी भी डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। आपने ऐसे सैकड़ों स्ट्रक्चर बनाए होंगे। तो जब ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाती है, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन जाता है जिसमें नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पेयर ले लेता है और फर्दर आगे रेजोनेंस कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस ऑपरेट करता है। तो इसीलिए जो हम बनाएं, इनका एक ऑर्डर बनाएं कि नाइट्रो सब्सटीट्यूटेड जो फिनोल है उनमें से कौन मोर सब्सटीट्यूटेड होगा कौन लेस। तो पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल। फिर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है, और फिर मेटा नाइट्रोफिनोल। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट इक्वली एसिडिक होते हैं, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब आपको लग रहा होगा ना कि क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रो का -I और -R इफेक्ट है, तो -I इफेक्ट तो देखा जाए ऑर्थो पे डोमिनेट करेगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो ऑर्थो पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा टाइटली बाउंड होता है, जुड़ा हुआ है ना एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसका निकलना, प्रोटॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पैरा वाला इससे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड हो तो फ्लोरीन के केस में देखो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे मैं फ्लोरीन लगा दूं, ये हो गया OH, ये हो गया फ्लोरीन, तो इनमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी। तो ऑर्थो फ्लोरोफिनोल तो लेस एसिडिक हो गया, हुआ कि नहीं। पैरा फ्लोरोफिनोल में क्या होगा, देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है 2p, फ्लोरीन का भी कौन सा ऑर्बिटल है 2p, तो जब रेजोनेंस करेंगे तो दोनों के सेम ऑर्बिटल होंगे ना 2p 2p,
तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट आपस में बैलेंस कर जाएंगे। समझ गए बात। तो इसलिए जो पैराफ्लोरोफिनोल है वो ऑलमोस्ट इक्वली एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल। और अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको लगाएं, जैसे कि फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, चारों को लगा दें ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग तो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल है जो, वो मोर एसिडिक होना चाहिए ना, बट नॉर्मली नहीं होता। क्यों? ये रीजन है उसका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल कौन सा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थोब्रोमोफिनोल उससे कम, फिर ऑर्थो आइडोफिनोल, और फिर सबसे कम क्या होगा, ऑर्थो फ्लोरोफिनोल। अब फ्लोरीन वाले को सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है सेम अगर सेकंड OH ग्रुप ही हो। जैसे फिनोल में क्या होता है कि एक OH है तो दूसरा भी OH ही हो जाए। अब जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पे होगा तो हम उसको बोलते हैं, ऑर्थो पे अगर OH होगा तो कैटिकोल, दूसरा OH पैरा पे होगा तो क्विनोल, मेटा पे होगा तो रिसोर्सिनोल बोलते हैं। अब OH जो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, उसका प्लस R और माइनस I होता है। तो अब आपको पता है कि रेजोनेंस कहाँ डोमिनेट करता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑब्वियसली मेटा पे यदि OH होगा मतलब रिसोर्सिनोल, वो मोर एसिडिक होगा, फिर क्विनोल, और सबसे लेस होगा कैटिकोल। समझ गए। ऐसे ही अगर मिथाइल ग्रुप लगाओ तो क्रिसोल हो जाता है, क्रिसोल। अब मिथाइल ग्रुप में मेटा सबसे ज्यादा, फिर पैरा और फिर ऑर्थो। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से मिथाइल अगर लगा होगा तो हाइपर कंजुगेशन भी होता है। तो ये था इनका एसिडिक करेक्टर। इससे नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।